हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ होंगे मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जय प्रक्रम के शेष बचे हुए 15 प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। साथ साथ कमेंट के माध्यम से आप अपना पॉजिटिव मोटिवेशन हमें दे सकते हैं। तो जैसा आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि अंतःशोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंतःशोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। तो आप देख सकते हो, जब हम वायु ग्रहण करते हैं तो पहले नासाद्वार का प्रयोग करते हैं, फिर वो ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी के बाद कंठ से श्वास नली और श्वास नली के बाद कुपिकाओं में पहुंचती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। आंसर नंबर डी आप लोग नोट कर सकते हैं 15वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है। तो हमें पता है कि गैसों का विनिमय फेफड़ों में होता है और फेफड़ों में जो कोशिकाएं होती हैं उन पर क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है। श्वास नली और कंठ में हो नहीं सकता, ये गलत आंसर है। उसके बाद कोशिकाओं और गले में हो नहीं सकता, ये गलत आंसर है। गले और कंठ में ये हो नहीं सकता, ये गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा फेफड़ों की कोशिकाओं में, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। तो आप लोग 16 का ऑप्शन नंबर बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन रुधिर शरीर प्राप्त करता है, जबकि दायां अलिंद फेफड़ों से भी ऑक्सीजन रुधिर प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो सबसे पहले आपका आंसर आएगा, तो आप देखो कि बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। नहीं, बायां अलिंद विभिन्न भागों से ऑक्सीजन कैसे प्राप्त कर सकता है, जबकि बायां अलिंद तो फेफड़ों से प्राप्त करता है। तो पहला ऑप्शन एकदम राइट होगा, रॉन्ग होगा। पहला ऑप्शन एकदम रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर इसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि बायां निलय ऑक्सीजनेट रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, बिल्कुल सही है। बायां निलय ही क्या करता है, अरोटा द्वारा यानी महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में पंप करता है। तो ये एकदम सही आंसर होगा इसका। तीसरा देखते हैं, बाएं अलिंद में से ऑक्सीजन रुधिर दाएं निलय में जाता है। बाएं अलिंद से दाएं निलय में कैसे जा सकता है, ये भी एकदम रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है, दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों में डीऑक्सीजनेटेड, दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, बिल्कुल सही होगी। दाएं अलिंद में ही क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर आता है। तो ये ऑप्शन एकदम सही होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 17वें में दूसरा और चौथा आंसर एकदम सही है। तो यहाँ पर दूसरे और चौथे के लिए हम लोग इस पर जाएंगे, दूसरे और चौथे के लिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पे। तो आप 17वें का ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जो आपके सामने है, कह रहा है कि संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में आने से रोकती है ना। संकुचन के दौरान कौन सी संरचना है जो वापस आने से रोकती है। तो हमको पता है कि हृदय में छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे वॉल्व होते हैं। हृदय में छोटे छोटे क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। और उन वॉल्व की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, रुधिर को वापस आने से रोका जा सकता है। तो जो इसका ऑप्शन है वो ए एकदम राइट होगा कि हृदय के भीतर स्थित कपाट। तो इसको आप लोग 18वें का बी ए नंबर ऑप्शन नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां जो आपके सामने है, वो बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में किन में पाया जाता है। यानी जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे दोहरा रुधिर परिसंचरण, है ना। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं एकल रुधिर परिसंचरण। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एकल रुधिर परिसंचरण। ठीक है, अब ये एकल रुधिर परिसंचरण क्या है, दोहरे में क्या होता था कि एक हृदय चक्र में हृदय का 2 बार परिवहन दोहरा रुधिर परिसंचरण कराता है। लेकिन यहाँ पर एकल की बात कर रहे हैं। तो एकल रुधिर परिसंचरण जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस और एनावस। हिप्पोकैम्पस क्या है बेटा, उसको हम लोग समुद्री घोड़ा कहते हैं। और हिप्पोपोटामस क्या है, उसको दरियाई घोड़ा कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर
बी एकदम राइट होगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर जा सकते हैं और नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर कि निम्नलिखित कशेरुकी समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। तो हमें पता होना चाहिए जो जितनी भी मछलियां हैं उनमें क्या होता है, जो रुधिर है वो फेफड़ों द्वारा प्योर नहीं होता है, यानी शुद्ध नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, गलफड़े होते हैं। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर आपका जो डी आएगा, केवल पिसीज। पिसीज माने मत्स्य वर्ग। पिसीज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मत्स्य वर्ग, और मत्स्य वर्ग में सभी मछलियां रखी गई हैं। और मछलियों में ही क्या होता है, हृदय जो है ऑक्सीजन रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंचाता, हृदय के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंचाता। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। आगे अगला क्वेश्चन जो है, धमनियों का वर्णन करने का सही कथन चुनिए। धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। ठीक है। और नीचे शायद क्या कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर धमनियों के बारे में पूछा गया है, और हम लोग जानते हैं कि धमनियाँ क्या होती हैं। धमनियाँ जो होती हैं वो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती हैं। इनमें ऑक्सीजनित रुधिर होता है, रुधिर बहुत प्रभाव के साथ बहता है, और इनमें कपाट अनुपस्थित होते हैं क्योंकि रुधिर बहुत प्रवाह के साथ बहुत पहुंचता है। तो इसमें आंतरिक भित्ति मोटी होती है। अब ये अगर सारे ऑप्शन कहीं दिए हुए हैं तो वो एकदम राइट होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इनकी भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, और विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में पहुंचता है। तो बेटा ऊपर लाइन तो एकदम सही थी, लेकिन विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित धमनियां नहीं करती हैं, वो करती हैं शिराएं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद इनकी भित्तियां पतली होती हैं, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन ही गलत हो गया। अगर हमें याद होगा तो इनकी भित्तियां मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें रुधिर कम दबाव के साथ बहता है, यहीं से मामला गड़बड़ हो गया, उच्च दबाव के साथ बहता है। और इनकी भित्तियां मोटी एवं प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। और प्रत्यास्थ का मतलब यहाँ से होता है लचकदार। प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है, लचकदार, जिनमें इलास्टिसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे किसी नंबर क्वेश्चन पे, आप लोग उसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22वां है, और यहाँ पर 22 और 23 दोनों को कवर करेंगे, छोटे क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्कों की निस्संदन इकाई को कहते हैं। निस्संदन मीन्स होता है फिल्ट्रेशन यूनिट। तो हम जानते हैं किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो है नेफ्रॉन। तो यहाँ पर बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, नेफ्रॉन पर टिक कर देंगे। 22वें के डी पर जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इससे ज़्यादा सरल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है। तो बेटा सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, H2O होता है, H2O। और बेटा H2O क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो हमें ऑक्सीजन जो है वो जल से ही प्राप्त होती है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, जल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊतक के बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होगी। सीधी सी बात है, अगर ऊतक के बाहर रुधिर आ रहा है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होगी। तो 24वें का ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर क्या कह रहा है, 25वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही है। जीव अपने शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते रहते हैं और अपनी संरचना को बनाए रखते हैं, ये भी सही है। कोशिका में अणुओं की गति नहीं होती है, और ऊर्जा जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। यानी कोशिकाओं में अणुओं की गति होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, स्वपोषी में निहित रहने वाली आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में होती है। तो अगर हम स्वपोषी की बात कर रहे हैं तो याद रखिए हम लोग पौधों की बात कर रहे हैं, और पौधे में जो ऊर्जा होती है वो स्टार्च के रूप में निहित रहती है। ठीक है ना। और अगर हम जीवों की बात करें तो जीवों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। ठीक है। अगर हम जीवों की बात करते हैं तो जीवों में ऊर्जा क्या होती है, ग्लाइकोजन के रूप में पाई जाती है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जीवों की अगर बात करते हैं तो उसमें ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में पाई जाती है, और अगर पौधों की बात करते हैं तो स्टार्च के रूप में पाई जाती है। तो इसके साथ हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि निम्न समीकरण में से कौन सा समीकरण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है।
तो अगर हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण लिखते हैं तो सीधी सी बात है, उसमें हम याद रखेंगे CO2 लेंगे, H2O लेंगे, क्लोरोफिल लेंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे और उसके साथ साथ क्या निकलेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। अगर ये चीज़ें आपको किसी भी समीकरण में मिल रही है तो आप उस समीकरण के लिए साथ जा सकते हो। तो उस हिसाब से जो हमको ये समीकरण दिख रहा है उसमें हमको उसमें केवल ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी हमको राइट लग रहा है, क्योंकि और राइट है, लग ही रहा है राइट है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, 6O2 बन रहा है। डी वाले में सब कुछ सही है लेकिन इसमें 6CO2 बन रहा है। और देखिए कितना मिलता जुलता किया है उन्होंने ऑप्शन, जिससे क्या हो कि स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो। तो बहुत ही मजबूती से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ध्यान से ऑप्शन पढ़ने हैं। और आपने देखा होगा मैं भी 2 मिनट के लिए रुका था, क्योंकि मुझे दोनों इक्वेशन 1 मिनट के लिए एक समय एकदम सही लगे, क्योंकि मैंने ध्यान से पढ़ा। तो नीचे वाला क्वेश्चन 6CO2 है और ऊपर उसके 6O2 है, तो बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बहुत ध्यान लगा के पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ जाएंगे कि उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। क्या करना है, उस घटना का चयन करना है जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, यहाँ पर 28 में देर नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन, पौधों में रंध्रों का खुलना बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो अगर हम देखें पौधों के रंध्र बंद एवं खुलते हैं तो वो खुलते हैं द्वार कोशिकाओं में उपस्थित जल के कारण। किसके कारण, द्वार कोशिकाओं में उपस्थित जल के कारण। तो इसके ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल के कारण क्या होते हैं, पौधों के रंध्र खुलते और बंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये क्वेश्चन इसलिए गलत है, मतलब क्वेश्चन सही है, इसके ऑप्शन गलत सेट है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, भाई प्रोटीन के रूप में अवशोषित नहीं करते हैं, यूरिया के रूप में अवशोषित नहीं करते। अब 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, एक तो नाइट्रेट को नाइट्राइट के रूप में लेते हैं और दूसरा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 और 4 जाएंगे, और इसके ऑप्शन में 2 और 4 कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो ये मिसप्रिंटिंग है, तो आप इसको ऑप्शन नंबर 2 और 4 रखेंगे। पहला तो ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में तोड़ते हैं और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 एकदम सही है, प्रोटीन और यूरिया एकदम गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है। कई बार हमने कहा है कि आप लोग इस चीज़ को जब भी हमने ऑफलाइन क्लास पढ़ाई है और उसमें कहा है कि ऑफलाइन पढ़ाई हो या ऑनलाइन पढ़ाई हो, उसमें हमने हमेशा यही बताया है कि जो हमारा पाचन है वो मुख द्वारा ही प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम इस पर देखते हैं कि जो मुख में सबसे पहले हमें एंजाइम मिलता है वो मिलता है एमाइलेज। क्या मिलता है, एमाइलेज। तो हम इसके साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, एमाइलेज, क्योंकि लार में क्या होता है, टाइलिन होता है, और टाइलिन को हम लोग स्लेवरी एमाइलेज भी कहते हैं। तो एमाइलेज सबसे पहले हम लोग के भोजन में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक, जैसे दिया हुआ है, पायरुवेट कोष्ठ की सहायता से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बदला जा सकता है, वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है। अब ये देखिए दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन हमें डायरेक्ट मिल गए कि कौन से कथन सही है ना। तो ये 2 और 3, जो 2 और 3 है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो अब बचे कौन, पहला और चौथा, पहला और चौथा, यानी हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्योंकि वायवीय जीवाणुओं में किण्वन नहीं होता। वायवीय जीवाणुओं को हम लोग ऑक्सी जीवाणु कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में कभी किण्वन नहीं होता, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा मिलती है, वहाँ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो पहला और चौथा ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा किस कारण होता है। हमने तुमको बताया कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या बनेगा, पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, यानी ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा और पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनेगा। तो आपको कहीं भी लैक्टिक अम्ल मिल रहा हो, आप वहां पर आंख बंद करके ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो 33वें का ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए, है ना। क्या करना है, सही मार्ग चुनना है। तो पहले वृक्क से मूत्रनली, मूत्रनली से मूत्रमार्ग और मूत्रमार्ग से मूत्राशय, ठीक है।
अब यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है ना। वृक्क नली, मूत्र नलिया, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ठीक है ना। तो जो वृक्क आती है, वृक्क से फिर 2 नलियाँ निकलती हैं जिनको हम लोग मूत्र नलियाँ कहते हैं, फिर वो से मूत्राशय में आती है, मूत्राशय से फिर मूत्रमार्ग में आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा एकदम राइट आंसर होगा। चौथे हिस्से का जो सी ऑप्शन है एकदम राइट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग में के भीतर लैक्टिक अम्ल बदल जाता है। क्वेश्चन है, मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अभी बिल्कुल इससे पहले क्वेश्चन इसी पर डिस्कस किया था, तो मैं चाहता हूँ इस 35वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। साथ साथ आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ही बताएंगे। ये 35वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका HW है। आप इसका ऑप्शन जो है, इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप हेल्पफुल होने वाले हैं, तो अपने जितना भी स्टडी ग्रुप है उसको जरूर शेयर करिए और साथ साथ कमेंट के माध्यम से हम लोग को मोटिवेट करिए। धन्यवाद।